वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम वेब परफॉर्मेंस की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं, खास तौर पर यह समझने के लिए कि एक ब्राउज़र, मतलब हम जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ करते हैं, वो किसी वेब पेज के खुलने की रफ्तार को कैसे मापता है। हाँ, ये जानना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे डेवलपर हो या फिर आम यूज़र। सही बात है। क्योंकि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता है। ब्राउज़र को सर्वर से बात करनी है, फाइल्स डाउनलोड करनी है, फिर पेज को स्क्रीन पर दिखाना है। ये सब कितनी तेज़ी से होता है, वो ही तो है वेब परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और इसी परफॉर्मेंस को थोड़ा और बारीकी से समझने के लिए हमारी आज की जो चर्चा है वो मोज़िला डेवलपर नेटवर्क, मतलब MDN, उनके एक दस्तावेज नेविगेशन एंड रिसोर्स टाइमिंग्स पर बेस्ड है। हाँ, MDN तो काफ़ी स्टैंडर्ड रिसोर्स है डेवलपर्स के लिए। हाँ, तो हमारा मकसद है इन तकनीकी चीज़ों को, इन मेट्रिक्स को आसान भाषा में समझना, ताकि ये पता चले कि भाई वेबसाइट की स्पीड के पीछे चल क्या रहा है असल में, और इसे जानना क्यों मायने रखता है। बिल्कुल। और इसमें हम मुख्य रूप से दो कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करेंगे। पहला है नेविगेशन टाइमिंग्स। ये मेन वेब पेज, जैसे वो पहली HTML फाइल जो लोड होती है, उसके खुलने के अलग-अलग स्टेजेस का टाइम मापता है। ओके, मेन पेज का टाइम। हाँ। और दूसरा है रिसोर्स टाइमिंग्स। ये उस मेन पेज को दिखाने के लिए जो बाकी सब फाइल्स चाहिए होती हैं, जैसे इमेजेस हुई, CSS फाइल्स हुई डिज़ाइन के लिए, या जावास्क्रिप्ट फाइल्स इंटरैक्टिविटी के लिए, उनके लोड होने का टाइम बताता है। ठीक है, समझ गया। तो दो हिस्से हो गए, मेन पेज और उसके रिसोर्सेज। शुरुआत कहाँ से करें? क्या पहले पहले कोई और तरीका था इसे मापने का? हाँ हाँ, बिल्कुल। पहले एक तरीका था जिसे परफॉर्मेंस टाइमिंग API कहते थे। API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक तरह से सॉफ्टवेयर के बात करने का तरीका। अच्छा। तो ये परफॉर्मेंस टाइमिंग API ये अब डेप्रिकेटेड माना जाता है, मतलब अब इसे यूज करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि इससे बेहतर तरीके आ गए हैं। ओके, डेप्रिकेटेड है। पर क्या इसे समझना फिर भी काम का है? हाँ है, क्योंकि ज्यादातर ब्राउजर्स अभी भी इसे सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें पेज लोड प्रोसेस की जो बुनियादी पड़ाव है ना, हाँ। उनको समझने में काफी मदद करता है। ये API पेज लोड के हर मुख्य कदम का टाइम स्टैम्प देता था। टाइम स्टैम्प मतलब ठीक किस वक्त वो काम हुआ? हाँ बिल्कुल, मिलीसेकंड्स तक की एक्यूरेसी के साथ। सोचिए, एक तरह की डिटेल्ड टाइमलाइन कि कब क्या हुआ। अच्छा, किस तरह के पड़ाव, स्टेप्स मापता था ये? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे ये बताता था कि पूरे प्रक्रिया कब शुरू हुई, उसे कहते हैं नेविगेशन स्टार्ट। फिर डोमेन का नाम IP एड्रेस में बदलने में, मतलब DNS लुकअप में कितना टाइम लगा, डोमेन लुकअप स्टार्ट से डोमेन लुकअप एंड तक। अच्छा, जैसे फोन बुक में नाम देखकर नंबर ढूंढना। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर सर्वर से कनेक्शन जुड़ने में, जिसे TCP हैंडशेक कहते हैं, उसमें कितना टाइम लगा, कनेक्ट स्टार्ट से कनेक्ट एंड तक। और सर्वर से जवाब कब मिला ये भी? हाँ, वो भी। ये मापता था कि ब्राउज़र ने सर्वर से पेज कब मांगा, रिक्वेस्ट स्टार्ट, और सर्वर से जवाब का पहला टुकड़ा, पहला बाइट कब मिला, रिस्पॉन्स स्टार्ट, और आखिरी टुकड़ा कब मिला, रिस्पॉन्स एंड। इसके अलावा पेज का स्ट्रक्चर, जिसे डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, समझिए वेबसाइट का ब्लूप्रिंट, उसके बनने और इंटरैक्टिव होने के स्टेप्स भी इसमें शामिल थे। और आखिर में पेज पूरी तरह लोड कब हुआ, लोड इवेंट एंड। अरे वाह, ये तो काफी डिटेल जानकारी लगती है पुरानी API के हिसाब से भी। हाँ। तो क्या इन टाइम स्टैम्प से हम कुछ खास मैट्रिक्स निकाल सकते थे, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स जिनसे स्पीड का अंदाजा लगे? हाँ बिल्कुल, कुछ बहुत जरूरी मैट्रिक्स इससे पता चलते थे, जो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं, जैसे टाइम टू फर्स्ट बाइट TTFB। TTFB, ये सुना है मैंने। हाँ, ये होता है रिस्पॉन्स स्टार्ट और नेविगेशन स्टार्ट के बीच का टाइम। आसान भाषा में, आपने वेबसाइट एड्रेस डाला और सर्वर ने पहली प्रतिक्रिया देने में कितना टाइम लिया। अच्छा, तो ये सर्वर कितना तेज है ये बताता है। हाँ, ये सर्वर की रिस्पॉन्सिवनेस का एक अच्छा इंडिकेटर है। फिर था पेज लोड टाइम, जिसे मोटे तौर पर लोड इवेंट स्टार्ट और नेविगेशन स्टार्ट के बीच के टाइम से मापते थे। पूरे पेज लोड होने का टाइम एक तरह से। हाँ, मतलब लोड इवेंट शुरू होने तक का। फिर DNS लुकअप टाइम, डोमेन लुकअप एंड, डोमेन लुकअप स्टार्ट, TCP हैंडशेक टाइम, कनेक्ट एंड, कनेक्ट स्टार्ट। और अगर वेबसाइट सिक्योर है, HTTPS वाली, तो TLS नेगोशिएशन टाइम भी, रिक्वेस्ट स्टार्ट, सिक्योर कनेक्शन स्टार्ट। ये सिक्योर कनेक्शन बनाने में लगा टाइम है। तो मतलब भले API पुराना हो गया,
TTFB जैसी चीजें आज भी यूज होती हैं परफॉर्मेंस चेक करने में। ये दिखाता है कि सर्वर साइड पे चीजें ठीक हैं या नहीं। एकदम सही कहा। ये बेसिक समझने के लिए एक अच्छा फाउंडेशन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अब हमारे पास एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा जानकारी देने वाला तरीका है। हाँ, तो अब आते हैं उस नए और बेहतर तरीके पर, परफॉर्मेंस एंट्री API। ये ज्यादा पावरफुल है ना? बिल्कुल। ये नया API ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा डिटेल्ड है। ये हमें सिर्फ पेज लोड ही नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस से जुड़ी घटनाओं, जिन्हें एंट्रीज कहते हैं, उनको देखने की सुविधा देता है। एंट्रीज किस तरह की? जैसे नेविगेशन एंट्री है जो मेन पेज लोड के लिए है, फिर रिसोर्स एंट्रीज हैं जो बाकी फाइल्स के लिए हैं, मार्क और मेजर हैं जिन्हें डेवलपर खुद के कस्टम माप के लिए यूज कर सकते हैं, पेंट एंट्रीज हैं जो बताती हैं कि स्क्रीन पर चीजें कब दिखना शुरू हुई, फ्रेम एंट्रीज हैं एनिमेशंस वगैरह के लिए। ओह, काफी सारे ऑप्शंस हैं इसमें तो। हाँ, हर एंट्री टाइप हमें लोडिंग या रनिंग प्रोसेस के एक खास पहलू की जानकारी देता है। तो आज हम किन पे फोकस कर रहे हैं? आपने कहा था नेविगेशन और रिसोर्स। हाँ, आज हम मुख्य रूप से नेविगेशन और रिसोर्स एंट्रीज पर बात करेंगे क्योंकि ये सीधे सीधे पेज लोड स्पीड से जुड़े हैं और MDN का जो दस्तावेज है वो भी इन्हीं पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, तो पहले नेविगेशन टाइमिंग एंट्री की बात करते हैं। इसे यूज कैसे करते हैं और ये क्या क्या बताता है? इसे पाने के लिए डेवलपर कोड में performance.getEntriesByType navigation कमांड यूज करते हैं। इससे सिर्फ एक ही एंट्री मिलती है क्योंकि एक पेज लोड में आमतौर पर एक ही मेन नेविगेशन होता है। सिर्फ एक? ओके। हाँ, और ये एंट्री हमें मेन HTML डॉक्यूमेंट की लोडिंग की पूरी कहानी बताती है, पुरानी API से भी ज्यादा डिटेल में। क्या इसमें वही पुराने टाइम स्टैम्प्स होते हैं या कुछ नया भी है? इसमें वो सारे टाइम स्टैम्प्स तो हैं ही जो पुरानी API में थे, लेकिन ये और भी जानकारी देता है। जो बात इसे खास बनाती है वो हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज। जैसे कि नेम प्रॉपर्टी जो बताती है कि किस URL को मापा जा रहा है। एक है नेक्स्ट हॉप प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हॉप प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये बताता है कि रिसोर्स लाने के लिए कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ। जैसे H2 लिखा हो सकता है, मतलब HTTP2 या HTTP 1.1 या आजकल H3 यानी HTTP3 भी। अच्छा, तो ये प्रोटोकॉल की जानकारी देता है। हाँ, और HTTP2 और HTTP3 ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो ये जानना परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी हो सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंप्रेशन सेविंग्स। कंप्रेशन सेविंग्स मतलब दबाव से होने वाली बचत, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये API सीधे तौर पे नहीं देता, पर हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्री में 2 साइज दिए होते हैं, ट्रांसफर साइज यानी नेटवर्क पर असल में कितना डेटा भेजा गया। ओके, एक्चुअल ट्रांसफर डेटा। हाँ, और दूसरा डीकोडेड बॉडी साइज यानी डेटा खुलने के बाद, अनकम्प्रेस होने के बाद उसका असली साइज। अच्छा, ओरिजिनल साइज। बिल्कुल। तो इनके अनुपात से फॉर्मूला है 1 ट्रांसफर साइज डीकोडेड बॉडी साइज। हम पता लगा सकते हैं कि सर्वर ने डेटा को कितना अच्छे से कंप्रेस करके भेजा है। ओ, तो इससे पता चलेगा कि कंप्रेशन कितना इफेक्टिव था। हाँ, जितनी ज्यादा बचत उतना बेहतर। मतलब कम डेटा ट्रांसफर हुआ, बैंडविड्थ बची, लोडिंग तेज हुई। ये तो वाकई बहुत काम की जानकारी है। ये सीधे सर्वर की एफिशिएंसी दिखाती है। और क्या मैट्रिक्स निकाल सकते हैं हम इस नेविगेशन एंट्री से? हाँ, कुछ और जरूरी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट टाइम। ये है रिस्पॉन्स स्टार्ट, रिक्वेस्ट स्टार्ट। रिक्वेस्ट टाइम मतलब रिक्वेस्ट भेजने और पहला जवाब आने के बीच का टाइम। हाँ, इसमें सर्वर का सोचने का मतलब प्रोसेसिंग टाइम भी शामिल होता है। फिर है लोड इवेंट ड्यूरेशन, जो लोड इवेंट एंड, लोड इवेंट स्टार्ट है। ये वो आखिरी का लोड इवेंट है जो अक्सर पेज लोड होने के बाद कुछ छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स वगैरह चलाता है। और एक बहुत ज़रूरी है DOM कंटेंट लोडेड इवेंट ड्यूरेशन। ये DOM कंटेंट लोडेड इवेंट एंड, DOM कंटेंट लोडेड इवेंट स्टार्ट है। DOM कंटेंट लोडेड, ये कब होता है? ये तब होता है जब HTML का ढांचा मतलब DOM पूरा बन जाता है और ब्राउज़र उसे समझ लेता है, भले ही सारी इमेजेस या CSS अभी लोड ना हुए हों। MDN कहता है कि इस ड्यूरेशन को 50 मिलीसेकंड से कम रखना चाहिए। 50 मिलीसेकंड? इतना कम क्यों? ताकि यूजर को लगे कि पेज तुरंत रिस्पॉन्सिव हो गया है, वो बटन क्लिक कर सके, फॉर्म भरना शुरू कर सके।
अगर ये टाइम ज़्यादा है तो यूजर को कैसा लगेगा? मतलब उसे लगेगा पेज अटक गया है या बहुत धीमा है। वो क्लिक करेगा, कुछ होगा नहीं, या टाइप करेगा, अक्षर देर से दिखेंगे। ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत बुरा है। समझ गया। तो ये 50 ms बहुत क्रिटिकल है यूजर इंटरेक्शन के लिए। बिल्कुल। अगर ये टाइम ज़्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई जावास्क्रिप्ट कोड है जो डॉम रेडी होने के ठीक बाद मेन थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है। ओके, ये सीधा यूजर के अनुभव से जुड़ा है। एकदम। इसके अलावा हर नेविगेशन एंट्री में एक ड्यूरेशन प्रॉपर्टी भी होती है, लोड इवेंट एंड स्टार्ट टाइम, जो पूरी नेविगेशन प्रोसेस का कुल टाइम बताती है। और एक टाइप प्रॉपर्टी होती है, टाइप। हाँ, ये बताती है कि नेविगेशन शुरू कैसे हुआ। क्या लिंक पर क्लिक करके, नेविगेट, पेज को रीलोड करके, रीलोड, या ब्राउजर के बैक फॉरवर्ड बटन से। बैक फॉरवर्ड। ये कॉन्टेक्स्ट समझने में मदद करता है। ठीक है। तो नेविगेशन टाइमिंग हमें मेन HTML पेज की पूरी कहानी बहुत डिटेल में बताता है, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, एक वेब पेज सिर्फ HTML नहीं होता, उसमें इमेजेस, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत कुछ होता है। उनका क्या? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर रिसोर्स टाइमिंग काम आता है। इसे पाने के लिए कमांड है performance.getEnteries by type resource। अच्छा, रिसोर्स टाइप से। हाँ, और ये कमांड हमें उस पेज द्वारा लोड किए गए हर एक रिसोर्स, हर इमेज, हर CSS फाइल, हर जावास्क्रिप्ट फाइल, फॉन्ट्स, सब कुछ की अलग अलग डिटेल टाइमिंग बताता है। हर एक फाइल की, मतलब ये हर छोटी बड़ी फाइल का हिसाब रखता है जो पेज बनाने में लगी है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो अक्सर पेज के धीमे होने का कारण मेन HTML डॉक्यूमेंट नहीं होता। अच्छा। हाँ, बल्कि कोई एक या कुछ भारी भरकम रिसोर्सेज होते हैं, कोई बड़ी इमेज, कोई धीमी स्क्रिप्ट। रिसोर्स टाइमिंग हमें इन्हीं कल्प्रिट्स को पकड़ने में मदद करता है। तो क्या हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए वेबसाइट पर एक बहुत बड़ी इमेज है जो डाउनलोड होने में बहुत देर लगा रही है, हाँ, या फिर कोई थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट है किसी और कंपनी की जो पेज को धीमा कर रही है? एकदम सही। रिसोर्स टाइमिंग API हमें हर रिसोर्स के लिए नेविगेशन टाइमिंग जैसी ही डिटेल्स देता है। उसका नेम, मतलब URL, इनिशिएटर टाइप, उसे किसने लोड करने को कहा, जैसे स्क्रिप्ट टैग ने या IMG टैग ने। अच्छा, किसने शुरू किया लोड करना? हाँ, फिर उसका फेच स्टार्ट, रिस्पॉन्स एंड, ट्रांसफर साइज, डीकोडेड बॉडी साइज वगैरह। हर रिसोर्स के लिए DNS लुकअप, TCP कनेक्शन, TLS नेगोशिएशन जैसी प्रक्रियाएं भी मापी जाती हैं। पर क्या हर रिसोर्स के लिए बार बार DNS लुकअप और कनेक्शन बनता है? जैसे अगर 10 इमेजेस एक ही वेबसाइट से आ रही हों तो? नहीं, ये अच्छा सवाल है। ब्राउज़र काफ़ी स्मार्ट होते हैं। अगर कई रिसोर्सेज एक ही डोमेन से आ रहे हैं, जैसे www.example.com से, तो ब्राउज़र अक्सर पहले बनाए गए कनेक्शन को ही दोबारा इस्तेमाल कर लेता है, रीयूज कर लेता है। अच्छा, कनेक्शन रीयूज होता है। हाँ, तो उन बाद वाले रिसोर्सेज के लिए आपको DNS, TCP और TLS टाइमिंग 0 दिख सकती है। ये भी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, बार बार कनेक्शन बनाने का ओवरहेड बचता है। तो रिसोर्स टाइमिंग से हमें एकदम पिन पॉइंट करने में मदद मिलती है कि देरी कहाँ हो रही है। क्या कोई खास रिसोर्स बहुत बड़ा है, या किसी खास डोमेन से कनेक्शन स्लो है, या फिर पेज बहुत सारी छोटी छोटी फाइल्स डाउनलोड कर रहा है जिससे टाइम लग रहा है। बिल्कुल, ये हमें परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स यानी बाधाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए बिल्कुल सटीक जानकारी देता है। आप देख सकते हैं कौन सी फाइल कंप्रेस नहीं की गई, ट्रांसफर साइज और डिकोडेड बॉडी साइज लगभग बराबर होंगे, कौन सा रिसोर्स कैशे से नहीं मिला, किस रिसोर्स को डाउनलोड होने में नेटवर्क पर सबसे ज्यादा टाइम लगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि ब्राउजर नेविगेशन टाइमिंग और रिसोर्स टाइमिंग APIs का उपयोग करके वेब पेज और उसके सभी हिस्सों की लोडिंग परफॉर्मेंस को कितनी बारीकी से माप सकता है। हाँ, हमने पुराने परफॉर्मेंस टाइमिंग API के बेसिक्स समझी और फिर नए ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस एंट्री API के बारे में जाना, खासकर नेविगेशन और रिसोर्स एंट्रीज को। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि TTFB, पेज लोड टाइम, DNS लुकअप, TCP हैंडशेक, रिक्वेस्ट टाइम, कंप्रेशन सेविंग्स और वो डॉम कंटेंट लोडेड ड्यूरेशन जैसे मेट्रिक्स, ये सब हमें वेबसाइट की स्पीड, सर्वर की एफिशिएंसी, नेटवर्क की कुशलता और आखिर में यूजर के अनुभव के बारे में कितनी जरूरी जानकारी देते हैं। ये सिर्फ टेक्निकल नंबर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये यूजर की संतुष्टि से सीधे जुड़े हैं। यहाँ एक सवाल उठता है फिर, ये सब तकनीकी जानकारी जानने का प्रैक्टिकल फायदा क्या है? एक आम यूजर या डेवलपर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मेरे ख्याल से इसका मतलब बहुत बड़ा है।
देखिए, एक यूजर के तौर पर अगली बार जब कोई वेबसाइट धीमी लगे तो सिर्फ ये कहने के बजाय कि अरे ये तो स्लो है, शायद हम सोच सकते हैं क्या इसका TTF भी ज्यादा है, मतलब सर्वर ही देर से जवाब दे रहा है। हाँ। या शायद कोई बड़ी इमेज या वीडियो लोड होने में टाइम लगा रहा है, जिसे रिसोर्स टाइमिंग से पकड़ा जा सकता है। या पेज दिखने के बाद भी इंटरैक्ट करने में देर क्यों लग रही है, कहीं वो डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट वाला टाइम तो ज्यादा नहीं है। ये समझ हमें प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करती है, शायद रिपोर्ट करने में भी। सही बात है। और डेवलपर्स के लिए तो ये जानकारी सोने की खान है। इन मैट्रिक्स को समझना और लगातार मॉनिटर करना, ये अपनी वेब एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करने, मतलब बेहतर और तेज बनाने का सबसे कारगर तरीका है। सिर्फ पेज का कुल लोड टाइम देख लेना काफी नहीं होता। हाँ, टोटल टाइम से क्या पता चलेगा कि गड़बड़ कहाँ है? एग्जैक्टली। असली सुधार तब होता है जब हम पहचान पाते हैं कि देरी कहाँ हो रही है, नेटवर्क में, सर्वर पर, ब्राउजर की रेंडरिंग में, या किसी भारी जावास्क्रिप्ट के कारण। रिसोर्स और नेविगेशन टाइमिंग हमें इन सवालों के सटीक जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। मतलब क्या हमें इमेजेस और कंप्रेस करनी चाहिए, सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम सुधारना चाहिए, क्या कम थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स यूज करें? हाँ, ये APIs हमें डेटा ड्रिवन फैसले लेने में मदद करते हैं, अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि स्पीड कहाँ कम हो रही है और क्यों। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार आता है सोचने के लिए, क्या वेबसाइट की स्पीड का असली मतलब सिर्फ ये है कि पेज कितने सेकंड में लोड हुआ, पूरा का पूरा? या फिर असली महत्व इस बात का है कि यूजर के काम की चीजें जैसे टेक्स्ट, मेन इमेज या बटन, वो कितनी जल्दी स्क्रीन पर दिखाई दी और इस्तेमाल करने लायक हो गई, भले ही बैकग्राउंड में कुछ और चीजें अभी लोड हो ही रही हों। अच्छा, मतलब परसीव्ड परफॉर्मेंस, यूजर को कैसा महसूस हो रहा है। हाँ, एक तरह से ये जो आधुनिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, जैसे फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, टाइम टू इंटरैक्टिव, ये हमें इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। शायद कुल लोड टाइम से ज्यादा जरूरी ये है कि यूजर अपना काम कितनी जल्दी शुरू कर पाता है। ये दिलचस्प नुक्ता है सोचने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।